फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल फार्मा स्कॉलर। हम पढ़ रहे थे एग्जिट एग्ज़ाम की सीरीज़, जिसमें कि मैंने आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में दो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। दो सब्जेक्ट में हमने डिस्कस किया था। एक में हमने डिस्कस किया था फार्माकोलॉजी के बारे में और एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फार्मास्यूटिक्स के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा थर्ड सब्जेक्ट, दैट इज़ अ फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स के बारे में। फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में मैंने बोला कि हम टॉपिक्स जो कवर करेंगे, इसमें पहला होगा इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्मेसी एक्ट से रिलेटेड जो हमारे एमसीक्यूज क्या प्रिडिक्टेड आ सकते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं प्रिडिक्टेड, वो मैंने यहाँ पे लिस्ट किए हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस फार्मेसी एक्ट से नहीं आते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से आते हैं। फार्मेसी एक्ट से पहला क्वेश्चन, व्हाट फार्मेसी एक्ट कम्स इन ईयर 1948, 1949, 1958 और 1959। द करेक्ट आंसर इज द 1948। 1948 में फार्मेसी एक्ट आया था एंड 1949 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। Okay, second question, the first chemist shop in India was started by, जो फर्स्ट केमिस्ट शॉप थी इंडिया में, किसने शुरू की थी? ऑप्शन आचार्य प्रफुल्ल चंद्र, एम भट्टाचार्य, मिस्टर बाथगेट और मिस्टर भगवान दास। द राइट आंसर इज द मिस्टर बाथगेट। इन्होंने सबसे पहली अपनी केमिस्ट की शॉप शुरू की थी इंडिया में। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री इन परेल वॉज स्टार्टेड बाय। मैन्युफैक्चरिंग फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो कि परेल में स्टार्ट हुई थी, किसने शुरू की थी? ऑप्शन इज मिस्टर नारायण दास, टीके गज्जर, कॉलोनियल आर एन चोपड़ा एंड एच.सी. सेन। द राइट आंसर इज द टीके गज्जर। जो कॉलोनियल आर एन चोपड़ा थे, इन्होंने ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। ये उसके हेड थे। Which committee is introduced for effective legislation to control the import, manufacture, distribution and sales of drug in 1931? कौन सी ऐसी कमिटी थी जो ड्रग्स के रिलेटेड उनके इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, उनके डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल से रिलेटेड सारा कंट्रोल, उनका इफेक्टिव कंट्रोल करती थी? ड्रग बिल कमिटी, जस्टिस भोरे कमिटी या ड्रग इंक्वायरी कमिटी या ड्रग एंड मैजिक कमिटी? The right answer is the Drug Inquiry Committee. Drug Inquiry Committee 1931 में 1930 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनी थी एंड 1931 में ड्रग इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें कि ये सामने आया था कि भाई जितने भी इंडिया में जो फार्मेसी प्रोफेशन है उसकी बहुत ही कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। 1931 में जब ड्रग इंक्वायरी कमेटी बनी थी, जिसके चेयरमैन कॉलोनियल आर एन चोपड़ा थे, उन्होंने ये सारा ड्रग्स रिलेटेड इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड सारा एक कंट्रोल करने के लिए कमेटी बनाई थी, जिसका नाम था ड्रग इंक्वायरी कमेटी। द राइट आंसर इज द ड्रग इंक्वायरी कमेटी। ड्रग बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 1947, 1940, 1937, नन ऑफ द अबव। जो ड्रग बिल था वो हमारा कब आया था? 1940 में। ओके। The Pharmacy Council of India was constituted in year 1948, 1949, 1950 and 1959. अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया फार्मेसी एक्ट से एक साल बाद बना था। फार्मेसी एक्ट हमारा बना था 1948 में एंड हमारा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बना है 1949 में। द करेक्ट आंसर इज द बी। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। करेक्ट आंसर आपका 1949 है, यानी कि यहाँ पे बी होगा। ओके। which of the following is the function of pharmacy council of India? इनमें से कौन सा फंक्शन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का? ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस बहुत पूछे जाते हैं, राइट? ये हमें पता भी होना चाहिए, बाय हार्ट हमें पता होना चाहिए कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या है। एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, आपको पता है कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इंडिया में फार्मेसी प्रोफेशन से रिलेटेड जो एजुकेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, या अब हमारे फार्मेसी प्रोफेशन में ट्रेनिंग, कोर्सेज, एग्जामिनेशंस और जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनकी वर्किंग, इनका आप बोल सकते हैं अप्रूवल या विड्रॉल, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना। इसमें से कौन से फंक्शंस है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के? टू प्रिस्क्राइब द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड फॉर क्वालिफाइंग एज अ फार्मासिस्ट। मतलब कि जो
फार्मासिस्ट के लिए जो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो स्टैंडर्ड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनाती है। टू एंश्योर यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में एक एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को बनाने में एंड लागू करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। To maintain the central register of pharmacists based on the data forwarded by the State Pharmacy Council of India. स्टेट फार्मेसी काउंसिल से जो डाटा आता है, रजिस्ट्रेशन आता है न्यू फार्मासिस्ट का, उनको उनके सेंट्रल रजिस्टर को मेंटेन करने का हेल्प करती है। तो इन तीनों में से अगर आप देखें, तीनों ही फंक्शन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के हैं। मैंने अभी आपको बताया कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का मेन रोल होता है पूरी कंट्री में एजुकेशन, रेगुलेशन, इंस्टीट्यूशंस के जो वर्किंग होते हैं उनके अप्रूवल, उनके विड्रॉल ऑफ कोर्सेज के लिए, इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो यहाँ पे जितने भी फंक्शन हैं दे ऑल आर कम अंडर द फंक्शंस ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ पे ना मैंने एक कंपोजिशन क्या है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का वो भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में जो मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिसर मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स, इनमें से ये जो एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं ये टोटल 3 होते हैं। एक्स ऑफिसर मेंबर का मतलब जो रिटायर्ड हायर प्रोफेशनल जो होते हैं ना, जैसे कि जो रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल हेल्थ सर्विसेज या ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, सो ये सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के जो डायरेक्टर है, ये 3 होते हैं जो हाईएस्ट पोस्ट के पर्सन होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं एक्स ऑफिसर मेंबर, जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होंगे, रिटायर्ड होंगे, बहुत हायर पोस्ट, गवर्नमेंट पोस्ट पे होंगे। इलेक्टेड मेंबर्स वो होते हैं जिनको इलेक्शन या इलेक्ट किया जाता है कि भाई इन हम अपनी तरफ से इन पर्सन को इलेक्ट कर रहे हैं, या हम जिनको चुनते हैं, या आप बोल सकते हैं कि एक इलेक्शन होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, उसके थ्रू ये इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। अब इस इलेक्टेड मेंबर्स में से आप बोल सकते हैं कि 6 टीचर्स होते हैं, फिर एक मेंबर होता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का, फिर एक मेंबर हर एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल से होता है। तो वो सारे इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, यानी जिनको हम बोलते हैं, नॉमिनेट करते हैं कि भाई हमारी तरफ से ये भी जाए, जिनको हम बोलते हैं कि हम चाहते हैं ये जाना, दैट इज कॉल्ड नॉमिनेशन। सो नॉमिनेटेड मेंबर भी होते हैं जिसमें से एक यूजीसी का मेंबर होता है, एक एआईसीटी का मेंबर होगा, फिर एक हर एक स्टेट से रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होगा। सो इस तरीके से पूरी सेंट्रल काउंसिल ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बनती है। ओके, नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स ऑफिसर मेंबर ऑफ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी मैंने आपको जस्ट इससे पहले जो स्लाइड दिखाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्स ऑफिसर मेंबर जो होते हैं सबसे हायर पोस्ट पे के होते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, एंड ये टोटल 3 होते हैं। सो पहला, मेंबर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मेंबर इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एआईसीटी। सो इन चारों में से कौन होगा एक्स ऑफिसर मेंबर? दैट इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। द करेक्ट आंसर इज द सी, राइट ना। जो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज है, ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर हैं, ये हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिसर मेंबर्स होते हैं। द पीसीआई मेंटेन्स अ रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट नोन एज द, अभी मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था कि फंक्शंस ऑफ द पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस क्या हैं, तो उसमें कुछ फंक्शंस नॉमिनेटेड थे, राइट। तो इसमें वही क्वेश्चन पूछा गया है कि पीसीआई जो रजिस्टर मेंटेन करती है उस रजिस्टर का नाम क्या है? स्टेट रजिस्टर, सेंट्रल रजिस्टर, कंबाइंड रजिस्टर एंड ऑल ऑफ द अबव। सो द राइट आंसर इज द सेंट्रल रजिस्टर। सेंट्रल रजिस्टर क्या होता है? हर एक स्टेट का अपना एक रजिस्टर, रजिस्टर इन द सेंस क्या, एक फॉर्म ऑफ डाटा होता है। जैसे कि मान लीजिए कि महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ काउंसिल ऑफ फार्मेसी एजुकेशन है, फिर आपका उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल है। तो हर एक स्टेट के जितने भी डाटा होते हैं ना, स्टूडेंट्स के जो रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वो सारा डाटा कलेक्ट होकर के 29 स्टेट्स हैं अगर इंडिया में, तो 29 स्टेट्स अपना डाटा सेंट्रल रजिस्टर की फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को देते हैं, एंड वो सारा डाटा पीसीआई के सेंट्रल रजिस्टर में होता है। अब तो ये सारी चीज़ें अब डिजिटल हो चुकी हैं। अब पहले होता था कि भाई स्टेट रजिस्टर होते थे, फिर उन स्टेट रजिस्टर का डाटा कंपाइल किया जाता सेंट्रल रजिस्टर में। सेंट्रल रजिस्टर का मेन काम क्या होता था कि भाई
जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया उनका एक इंफॉर्मेशन, एक लॉग बुक रखना। सो पीसीआई सेंट्रल रजिस्टर रखती है, एंड जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल होती है उनका वो अपना डाटा इस पीसीआई को देते हैं। तो जो पीसीआई जिस रजिस्टर को मेंटेन करती है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल रजिस्टर। ओके। A person above the age of 18 years and having a pharmacist registration will be able to enter their name in subsequent register, first register, tribunal register and second register। यानी कि अगर कोई पर्सन जिसका उम्र 18 साल हो चुका है एंड फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है तो उसका नेम किस रजिस्टर में जाएगा? सब्सिक्वेंट रजिस्टर, फर्स्ट रजिस्टर, ट्रिब्यूनल रजिस्टर एंड सेकंड रजिस्टर। सो यहाँ पे द राइट आंसर इज द फर्स्ट रजिस्टर। फर्स्ट रजिस्टर क्या होता है? फर्स्ट रजिस्टर वो रजिस्टर होगा जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के पास होता है, एंड यहाँ पे जब कोई पर्सन फर्स्ट टाइम अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, एक फ्रेश एंट्री होती है, तो वही फ्रेश एंट्री फर्स्ट रजिस्टर कहलाती है, क्योंकि वही वो जो फ्रेश एंट्री है वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल अपने पास करता है, एंड उस जिसमें करता है उसको बोलते हैं फर्स्ट रजिस्टर। मतलब एक न्यू डाटा, एक न्यू पर्सन का डाटा जिसमें ऐड होगा, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट रजिस्टर, जिसमें कि ये मेंशन होगा कि दैट पर्सन कंप्लाइज ऑल द एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड फॉर द फार्मेसी प्रोफेशन, देन उसका नाम उस फर्स्ट रजिस्टर में ऐड किया जाता है। दिस इज द फ्यू MCQs रिलेटेड टू द फार्मेसी एक्ट। नेक्स्ट वीडियो में मैं फार्माकोग्नोसी का टॉपिक लेकर आऊँगी, एंड इस तरीके से हम एक सीरीज में हर चारों सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉपिक के MCQs को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।